गाजा के अंदर खान यूनिस में एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। मेरे ख्याल से इस प्रसारण के अंत तक वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वेस्ट बैंक में फिर वही बात, तीसरा इंतिफादा भयंकर तरीके से शुरू हो गया है। इजराइल के काटो तो खून नहीं, ये पूरी स्थिति हो गई है एक के बाद एक। आज कम से कम 7 से 8 घटनाएं हो गई और 13 इजरायली सेटलर्स घायल हुए, 13। और ये एक मैंने बताया था आपको कल कि जो इंतिफादा का भूत है वो इजराइल के सर पे हमेशा नाचता रहता है, क्योंकि जिस बड़े स्तर पे वहां नुकसान होता है, और केवल जान का नुकसान नहीं, जो इकोनॉमी इजराइल की हिट होती है, खासतौर पे वेस्ट बैंक के सेटलर्स की। 6 लाख सेटलर्स हैं वहां, इजरायली सेटलर्स, और उनकी जो इकोनॉमी हिट होती है, बर्बाद हो जाती है। जैसे 2000 से 2004 के बीच जो इंतिफादा हुआ था उसमें कम से कम 30% जो सेटलर्स थे बर्बाद हो गए थे इकोनॉमिकली। अच्छा, उसके बाद तीसरी देखिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजिप्ट ने एक पूरा जो प्लॉट, ऐसा जो इजराइल का प्लॉट था कि जो इजिप्ट में हमास के लीडर्स हैं उनको मारने का, वो इजिप्ट ने डिस्कवर कर लिया। उसको लेके बड़ी खबर आई कि इजिप्ट डिस्कवर्स इजरायली प्लॉट टू असैसिनेट हमास लीडर्स इन कायरो, इजिप्ट के कैपिटल। उसके बाद टर्की, हरेट्स जो अखबार है इजराइल का, सो कॉल्ड लिबरल अखबार, जायनिस्ट है वो भी, उसने कहा है कि जो हमला है इजराइल का वो तुर्की में हो सकता है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो बहुत ही घातक हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जो लाख इजराइल के साथ जुड़ा है, लेकिन हमला उस पर सीधे हो जाए ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी जैसे कतार की जो पोजीशन देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर मैं बात करूंगा। आज का वीडियो देखिए, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसको अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसमें रेवलेशन हैं। आज हम उस तरह से कोई क्लिप्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैं देर से वीडियो बना रहा हूं। अभी फिर वही बात, 8 बज रहा है और मुझे ये 9 बजे तक अपलोड करना है। अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, कतार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ट्रंप के साथ डिनर पे गए। अब ये तब हुआ जब कतार के ऊपर हमला हुआ, सब जानते हैं, वो हमला फेल हुआ। उसके बाद कतार ने बहुत ही कड़े बयान दिए, इजराइल को बारबैरिक कहा, अमानवीय कहा, और फिर उसके बाद कतार के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने बुला लिया डिनर पे, तो व्हाइट हाउस वो चले गए। जबकि ट्रंप अपने एनवॉय मार्को रूबियो को तेल अवीव भेज रहा है कि इजराइल के साथ अभी भी अमेरिका खड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने थोड़ा सा कंडेम किया था जो इजराइल ने कतार पे अटैक किया था। लेकिन तुर्की के साथ जिस तरह की गाली गलौज हुई थी, उसको मैंने उस समय भी कहा था कि तुर्की को गंभीरता से लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमला ही हो जाए, इजराइल इस पर तुला हुआ है कि हमें सारे जो अरब मुस्लिम मुल्क हैं उन पर हमला एक बार तो करना ही करना है। अगर सब ये वो तय कर, अब इस पर देखिए, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लोग कहेंगे कि वो तो सरेंडर्ड, लेकिन देखिए सरेंडर होने की बात नहीं है। बात यहां पर है कि जो एक बात होती है कि नॉर्मलाइज करना रिश्ता, कि देखो हमसे अच्छे रिश्ते हैं, ये दूसरा ये मैसेज देना कि हम सारे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ हैं, हम पूरे मुस्लिम दुनिया के खिलाफ। ये मैसेज अगर इजराइल ठान ले तब तो वो जो उससे दोस्ती भी करेगा उसके पैरों पे भी पड़ेगा, उसको भी मारेगा, क्योंकि दुनिया में मैसेज दूसरा देना है। और ट्रंप भी जो बहुत ही खतरनाक ये दौर आ सकता है। ट्रंप जो स्पेकुलेशन कर रहा है, मतलब जो स्पेकुलेशन हो रहा है ट्रंप के बारे में, कि उसका भी जो इस्लामोफोबिक एजेंडा है उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो अब दुनिया की स्थिति है वो इस्लामोफोबिक एजेंडे से बाहर चली गई है, क्योंकि वो फेल हो गया इस्लामोफोबिक एजेंडा। रशिया, चाइना, ईरान एक हो गए हैं, भारत को साथ आने पड़ा। अभी देखिए, आज उसके बारे में भी बात करेंगे, जो यूएन जनरल असेंबली में जो वोट हुआ है, जिसमें मैक्सिमम, मतलब यूनानिमस, ऑलमोस्ट यूनानिमस, जो सारे देशों ने फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में वोट दिया। भारत ने भी दे दिया, भारत ने भी पक्ष में वोट दिया फिलिस्तीन राष्ट्र के। अमेरिका और इजराइल ने विरोध किया और बाकी कुछ देश एब्सटेन की। उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप देखिए और भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, रशिया को लेके, लेबनान को लेके, सीरिया को लेके, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज देखिए जो आज का सिक्योरिटी इंसिडेंट है उसको जिस तरीके से हमास की फोर्सेस ने खान यूनिस के 2 इलाकों में, एक गाजा सिटी में
यारमुक और खान यूनिस के 2 इलाकों में जो मिसाइल अटैक किया है। और ये मिसाइल अटैक अप्रत्याशित है, क्योंकि ये उस तरह का रॉकेट नहीं है कि मतलब कॉर्नेट रॉकेट या हमास की जो रॉकेट्स बहुत फेमस है वो जो हमास जिनसे मारता है, ये मिसाइल अटैक, छोटी मिसाइल्स। अब ये मिसाइल अटैक कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, अभी इसकी खबर देखिए आना बाकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है वही बात कि गाजा सिटी में अभी तक इजराइल कोई बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर पाया है। हालांकि उसकी मिसाइल्स और उसके प्लेन्स जो गाजा में रेजिडेंशियल टावर्स हैं उनको लगातार डिमोलिश कर रहे हैं। लेकिन उनके डिमोलिशन से वहां पर जो 1 लाख लोग गाजा सिटी में, यानी नॉर्थ गाजा और सेंट्रल गाजा के बीच में, और उनको जो इजराइल की सक्सेस इसमें है कि वो उन 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन जो लोग हैं उनको वो साउथ की तरफ पुश करे और गाजा सिटी को खाली करे, खाली करवा दे, और फिर ये क्लेम करे कि देखो हमने कर दिया। उसके बाद वहां 20 लाख लोग हो जाएंगे साउथ गाजा में, फिर उनको वहां से बाहर निकालो। ये चीज लेकिन इजराइल पहले चरण में ही कामयाब नहीं हो पा रहा। वहां पर जो 10 लाख लोग हैं वो हट नहीं रहे। सेना अगर घुसी, अभी तक सेना घुसी नहीं है, सेना अगर घुसी तो वहां पर हमास बैठा है। उसने कई बार सेना को रोका है और कई घटनाएं हुई हैं। जबलिया में अभी 8 सितंबर को, जिसका मैंने वीडियो कल दिखाया था, जबलिया में अभी घटना हुई है। तो इसलिए देखिए वहां पर सेना हिचक रही है। सेना के अंदर जो समस्या मैंने बता दी। अब इसमें और नेतन्याहू को लगता है कि हम और ज्यादा बाहर देशों में, बाकी देशों में, मुस्लिम देशों में, कम से कम हर इतने सारे मुस्लिम देश हैं, एक बार सब में कर दो, सऊदी में कर दो, कुवैत में कर दो, यहां कर दो, वहां कर दो। लेकिन फिर देखिए जंगे खैबर की भी बात है जो अब शुरू हो गई है। और इजिप्ट ने, आपको बता दें, इजिप्ट ने एक प्रपोजल भी दे दिया है कि एक जॉइंट अरब फोर्स बननी चाहिए। एक जॉइंट अरब, इसको ध्यान से सुनिए, एक जॉइंट अरब फोर्स बननी चाहिए जो इजराइल का मुकाबला करे। देखिए ये सारी बातें अरब मुल्क अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में फिलिस्तीन का फायदा है ना। उनकी सुरक्षा में ईरान जिस प्लानिंग पे चल रहा है वो प्लानिंग मजबूत होती है। ईरान का क्या मकसद है? ईरान का मकसद ये तो है नहीं कि मिडिल ईस्ट में वो अरब देशों पे कब्जा कर ले। ईरान का मकसद है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस आगे बढ़ें और पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। और क्योंकि वो जानता है कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये जो भी काम करेंगे अमेरिका इजराइल के आगे झुकेंगे नहीं। ईरान का अल्टीमेट एम है कि अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में काबिज नहीं होने देना है, इनको यहां से उखाड़ फेंकना है। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में जो हम देख पा रहे हैं उसमें एक जो इजिप्ट की तरफ से या अरब मुल्कों की तरफ से जो एक इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, खासतौर पे इजिप्ट की तरफ से, और तुर्की भी तुर्की ये बात समझ रहा है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो वो देखिए एक पूरी इसकी तैयारी भी कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर कतार, मान लीजिए वो जाके उसके प्राइम मिनिस्टर वहां डिनर कर रहे हैं, तो वैसे तो असीम मुनीर भी गए थे डिनर करने ट्रंप के साथ, तो वो अच्छा, कतार में प्राइम मिनिस्टर की वो भूमिका नहीं है जो अमीर की है वहां के। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कतार में। हालांकि कतार के बारे में कहा जाता है कि वो बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेटेड है CIA द्वारा और तमाम फोर्सेस के द्वारा। अभी आप देखिए नेपाल में जो हुआ है उसकी जो अब सच्चाई सामने आ रही है कि भले ही शुरुआती दौर में एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था, जेन्युइन प्रोटेस्ट था, जो जेन जी के लोग हैं वो बाहर आए क्योंकि सोशल मीडिया बैन हो गया, उससे बहुत लोगों का खर्चा चलता था, एक आवाज़ उनको मिलती थी, गरीब देश है नेपाल, तो वो बाहर आए। तो उनसे तो पहले दिन तो ठीक था, लेकिन दूसरे दिन कहीं ना कहीं CIA की फोर्सेस वहां आ गई। और ये बात भारत में एक महत्वपूर्ण जो रिटायर हो चुका है NSG कमांडो रहा है उसने भी कही है। अब उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो बनाना, और उसमें देखिए आनंद स्वरूप वर्मा एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, नेपाल के मसलों पे वरिष्ठ हैं, उनसे मैं सीधे इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल, नहीं तो मंडे तक वो हो जाएगा। ईरान पे भी जो वीडियो है वो बन रहा है। अब देखिए वेस्ट बैंक में जो पूरी घटनाएं हुई उसमें देखिए जो जुबूबा में जो कल रेजिस्टेंस ने मारा था वो आज फिर मारा, आज फिर उसी इलाके में जुबूबा में रेजिस्टेंस ने, ये फिलिस्तीनी युवाओं ने नहीं। फिर रबा विलेज जो साउथ ईस्ट है, जो साउथ ईस्ट जेनिन में है, वहां संघर्ष हुआ। उसके बाद अल फंदूकिया, ये भी जेनिन में है साउथ में, वहां संघर्ष हुआ। उसके बाद देखिए बेतुनिया जो टाउन है रमल्ला में, वहां संघर्ष हुआ।
लगातार देखिए, मतलब कोई हिसाब ही नहीं। उसके बाद बेतुनिया के बाद रस अतिया साउथ ऑफ कलकलिया, वहां संघर्ष हुआ। उसके बाद अकाबत तफू एरिया हिब्रॉन, वहां हुआ। सल्फित के अल जाविया में हुआ। मैं देखिए, ये नाम आपको याद नहीं रहेंगे, मतलब ऑब्वियसली, मतलब इतने सारे नाम हैं, लेकिन आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मात्रात्मक, जो मतलब जो इसको क्वालिटी, मतलब इसकी क्वांटिटेटिव, कि केवल क्वालिटेटिव ऑपरेशन एक होता है कि जो प्रिसाइज क्वालिटेटिव होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव यानी संख्या में ज्यादा। तो इस संख्या में ज्यादा देखिए कितना ये, तो क्वालिटेटिव ऑपरेशन भी रेजिस्टेंस ने किए हैं वेस्ट बैंक में। 8 तारीख को जेरूसलम में 7 शटलर्स को मार दिया। उसके बाद 11 तारीख को तुलकरेम में, फिर 12 तारीख को कल 3 ऑपरेशन हुए। अब ये देखिए, अब एक के बाद एक। अच्छा, अल मुगैयर गांव, जहां पर रमल्ला के, जहां लगातार संघर्ष चल रहा है, आज भी हुआ। उसके बाद ट्यूबस के इबिस्क एक हैमलेट है, वहां पर लड़ाई हुई। अल बिरे के अल शरीयत इलाके में लड़ाई हुई। हर जगह देखिए, हर जगह। अच्छा, इनसे हो क्या रहा है कि जो इजराइल ने जो मिथ फैलाया था कि वेस्ट बैंक में उसने रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, और वेस्ट बैंक में आप जानते हैं पिछले 3 महीनों से जबरदस्त एक इन्वेजन चल रहा है, और उसमें वेस्ट बैंक में अकेले करीब आप सोचिए तो 20,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गाजा में जो 7 अक्टूबर हुआ था, गाजा सही हुआ था, उसमें इतने नहीं किए हैं गिरफ्तार, उसमें 10 से 12,000 हुए हैं। लेकिन यहां पर वेस्ट बैंक में आप सोचिए 7 अक्टूबर से अभी तक 22,000 से ऊपर लोगों को इजरायली फोर्सेस ने अरेस्ट किया, और कई लोगों को, उसमें से 70% ऐसे हैं जिनको चार्ज तक नहीं किया, रखे हुए, इसी डर से कि वहां पर इंतिफादा ना हो जाए। लेकिन इंतिफादा हो गया भाई, और कॉल भी आ गई है। मैं उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगा कल परसों, क्योंकि 22 से 28 सितंबर इंतिफादा वीक मनाने की पूरी दुनिया में उसकी घोषणा हुई है। फिर 16 सितंबर से लेके 23 सितंबर भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, वो मैं देखिए आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। अभी जो महत्वपूर्ण बात है कि रेजिस्टेंस का जो रिवाइवल है, प्लस जनता का जो रिवाइवल वेस्ट बैंक में, वो बहुत परेशान कर रहा है। और गाजा में जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि लगातार हमास मार रहा है, सेना को अंदर नहीं घुसने दे रहा है। देखिए, आप उस पर मत जाइए, लोग मायूस हो जाते पता नहीं क्यों। यार भाई, जंग है, जंग में अगर तुम्हें नहीं किसी का साथ देना है फिलिस्तीनियों का तो अलग बात है, लेकिन अगर साथ देना है तो फिर कड़ा दिल करके आगे आओ ना, एक एक चीज फेस करो। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस एक ये, मतलब वहां लोग अपनी जान दे रहे हैं, अपने परिवार को खो रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं हम हिलेंगे नहीं। 1 मिलियन 10 लाख लोग वहां पर डटे हुए हैं, कह रहे हैं हम यहां से नहीं हटेंगे। और गाजा सिटी में इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है। उसने सोचा कि अब जान से मारना तो चलो, उससे कुछ हो नहीं रहा है, तो उसने कहा कि चलो इनके रहने की जगह खत्म कर दो। रहने की जगह खत्म कर रहा है। उधर गाजा बीच जो है, वेस्ट गाजा, वहां जो टेंट्स लगे हैं, कभी कभी वहां भी बम्बार्डमेंट करता है। अब ये सब कुछ इजराइल कर रहा है ताकि लोग साउथ की तरफ जाएं, लेकिन वो नहीं जा रहे। अब तुम क्या करोगे इसमें? अब जब लोगों ने ये फैसला कर लिया है, जनता ने फैसला कर लिया, और समझ लीजिए हमास हो चाहे कोई हो, वो 10 लाख लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम ये करो। तो इसलिए देखिए, और पहले हुआ है कि नॉर्थ से साउथ पलायन हुआ है, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। इस चीज को नोट करिए। और इस बार हमास ज्यादा ऑर्गेनाइज तरह से लड़ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेना कहीं भी जो घुसने की कोशिश कर रही है, सेना घुस नहीं पा रही। जैतून से लेकर शुजैया, जो सारे नेबरहुड्स गाजा सिटी को घेरे हुए हैं, मैंने कई बार मैप भी दिखाए उसके, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है इजराइल। तो ये जो एक देखिए बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये वेस्ट बैंक में उधर एक नया पूरा एक सिलसिला सामने आ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेके देखिए इजराइल में हड़कंप है। अच्छा, अब देखिए हम आते हैं कि जो इजिप्ट ने जो कैसे डिस्कवर किया। अब इजिप्ट ने देखिए क्या है कि मिडिल ईस्ट आए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसने पूरा छापा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि जैसे कतार में हमला हुआ, अगर वो सफल हो जाता तो उसके तुरंत बाद इजिप्ट में होता। और ये जो है इजिप्ट में जो हमला होता, इस पे भी
2016 से मोसाद की फोर्सेस काम कर रही हैं कि इजिप्ट में हमास के लीडर्स कहाँ ठहरते हैं, उन पे हमला करो। कतार में जो खबर आई है 2014 से, इसमें वो जो घर है, जिस घर का मैंने वीडियो दिखाया था जिस दिन हमला हुआ था, और उस घर में को करीब 2014 से मोसाद की फोर्सेस मैप कर रही हैं। उसके बाद देखिए जो इजिप्ट के अंदर कम से कम 4 सेल्स ऐसे बस्ट हुए, उसमें कुछ इजिप्शियंस भी थे, और उसमें जो मोसाद की फोर्सेस थी वो भी थी। अब उसमें देखिए इजरायली गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा हिंट इजिप्ट ने जरूर किया है कि इजरायली गिरफ्तार हुए हैं वहां पर, और इजरायली गिरफ्तार हुए हैं उनको इजराइल डिसोन कर देगा तुरंत। या वो भाई इजराइल तो क्या करता है, किसी और देश से बुला लेगा जूस को और कह देगा उनसे ये काम करो, फिर वो जब पकड़े जाएंगे तो वो कह देंगे नहीं हम तो इस देश के हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इजिप्ट ने एक बड़ा प्लॉट वहाँ पर फॉइल किया है। उसके बाद देखिए इजिप्ट ने जो ये कहा है कि एक जॉइंट फोर्स अरब्स की बननी चाहिए। अब ये बड़ी बात है। उसमें ईरान ने भी कहा है, उसमें जो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं लारिजानी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि कम से कम एक जॉइंट अरब स्टेट्स को एक जॉइंट कमांड सेंटर बनाना चाहिए जो इजराइल पर नजर रखे। वो कहीं भी बना ले, वो कतार में बना ले, इजिप्ट में बना ले, सऊदी अरेबिया में बना ले, लेकिन ऐसा एक जॉइंट कमांड सेंटर बनना चाहिए। अब देखिए अमेरिका वो बनने नहीं देगा, कतार के प्राइम मिनिस्टर को वो ले गया डिनर पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसमें अरब स्टेट्स अमेरिका को डिफाई कर जाए। क्योंकि देखिए कोई भी अगर, ठीक है उन्होंने ट्रंप को पैसा दिया, कितने ट्रिलियन डॉलर्स दिया, हवाई जहाज दिया, लेकिन अपने वजूद को खत्म करके ये सुसाइड तो कोई नहीं करेगा ना। तो ये देखिए एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल उनको चकमा दे के कुछ कर जाए, वो एक अलग स्थिति है, फिर ईरान को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन हर तरह की यहाँ पर स्थितियाँ देखिए खुली हुई हैं। जरा भी मायूस होने की बात इस लिहाज से नहीं है कि कोई या मतलब रेजिस्टेंस जो है, या एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, या एंटी इजराइल एंटी अमेरिकन रेजिस्टेंस, ये भी उतना ही मजबूत है और ये हर तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, ये आगे भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो तुर्की पे हमले की बात है, ये लैपिड ने, जो अपोजिशन वहाँ का लीडर है इजराइल का, उसने भी कही है। उसने कही है कि हमको खबर लगी है कि तुर्की पे भी हमला नेतन्याहू कर सकता है। ये अगर हुआ तो फिर इजराइल भूल जाए कि किसी भी तरह के रिश्ते वो नॉर्मलाइज करेगा। अब फिर उसको सीधे कहना पड़ेगा कि हमारा एकमात्र मकसद है पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इजराइल एक 70,000 80,000 की फौज के साथ जो गाजा सिटी में नहीं घुस पा रही है, वेस्ट बैंक में हार रही है, मिडिल ईस्ट पे कब्जा कैसे करेगी? देखिए मिसाइल आपके पास बहुत हो, आधुनिक आपके पास हथियार हो, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, सिविलियंस को मार सकते हैं, सब कुछ असैसिनेशंस कर सकते हैं, लेकिन देशों को कब्जा करने के लिए सेना चाहिए, और सेना जमीन पे चाहिए। वो नहीं है इजराइल के पास, ये भी सच्चाई है। फिर देखिए अभी इसी में देखिए गाजा फ्लोटिला 70 शिप्स इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब गाजा की तरफ बढ़ रही हैं, और इजराइल ने ऑलरेडी उन पे ड्रोन छोड़े हैं 2-3 शिप्स पे, और उन पे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ड्रोन छोड़े हैं, फिर भी वहाँ पर उसको मगरिब फ्लीट कहा जा रहा है। मगरिब, ट्यूनीसिया के, मोरक्को के लोग, स्पेन के लोग, उसमें यूरोपियंस भी हैं, अरब्स भी हैं, और उनका कहना है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जान दे देंगे अपनी, पीसफुली हम लोग पीसफुल रहेंगे, और हम शहादत के लिए तैयार, हम शहादत के लिए तैयार हैं, हम लोग गाजा के लिए जान दे देंगे, और अगर इजराइल हमको मारना चाहे, लेकिन हमारी 70 शिप अगर नष्ट हुई, उनको बॉम्ब किया गया, तो फिर 700 शिप्स आएंगी, फिर 700 को किया गया तो 7,000 आएंगी। देखिए ये चीज़ तो बढ़ती जाएगी ना, एस्केलेशन। देखिए एस्केलेशन, आप भारत में भी महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया, वो अहिंसा का आंदोलन चला एक समय तक, 1942 तक, लेकिन उसके बाद वो हिंसक होने लगा। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए, फिर सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का इनिशिएटिव दीजिए, फिर देखिए, फिर 1946 में नेवल म्यूटिनी होती है, बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, तब अंग्रेज गए। तो जब एस्केलेशन होता है, तो अभी जैसे ये फ्लोटिला, गाजा फ्लोटिला कह रहा है कि हम अहिंसक हैं, हम कोई हमला नहीं करेंगे और हमको तुम मार दो। उसके बाद लेकिन क्या होगा? उसके बाद तो चीजें बढ़ेंगी ना हिंसा की तरफ।
इतना भाई, मैं बता रहा हूं ना आपसे, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल इंडिया का है, इंडियन हिस्ट्री का है। ये अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है, ये सच्चाई है। बात यहां पर यही है कि कोई भी आंदोलन, अहिंसक आंदोलन जब दबाया जाता है तो फिर वो हिंसक हो जाता है। ये बात पूरी दुनिया में सर्वविदित है, और ये महात्मा गांधी के आंदोलन में भी ये सर्वविदित है। और महात्मा गांधी जानते थे, इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। खुद वो कह रहे हैं करो या मरो। करो मतलब क्या और मरो मतलब क्या, कि मार के मरो ना, वो खुद गांधी कह रहे हैं। अब ये कोई देखिए समझता नहीं। अच्छा, अब यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है कि अब रशिया को लेके देखिए, और ईरान को लेके, जो रशिया ईरान की जो क्लोजनेस है, सब कुछ है, उसको लेके ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि रशिया यूक्रेन में समझौता नहीं कर रहा है, ईरान के करीब आ रहा है। चाइना भी रशिया, और ये ईरान और रशिया और चाइना मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। पहले इंडिया को भी उसमें शामिल करता था, आज नहीं किया, लेकिन कल फिर कर लेगा, क्योंकि इंडिया ने जो संयुक्त राष्ट्र में जो फिलिस्तीन के पक्ष में वोट हुआ है, उसमें भारत ने फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में वोट किया। ये बात तो सही है। अब उसको लेके ये जो अमेरिका है, ये जो अंदर की खबर है कि वो खुश नहीं है। अब उसको वो फिर से देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। वही बात आ जाएगी कि प्रधानमंत्री कुछ चाहते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ है। उस पॉलिसीज़ को जो प्राइम मिनिस्टर है वो ख़त्म नहीं कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने जैसे बताया आपको कि संयुक्त राष्ट्र में जो मोशन आया, उसको 140 से ज़्यादा देशों का समर्थन मिला। अमेरिका, इजराइल ने विरोध में वोट किया, बाकी सब लोगों ने विरोध में नहीं किया। 10 देश ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया। और उसमें अच्छा, अभी 22 सितंबर को फिर से एक यूएनओ का समिट है, जिसमें फिर से ये इशू अब आएगा सामने कि पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज किया जाए। अभी तक ये आ गया है कि फेवर में वोट पड़ गया है कि हाँ, फिलिस्तीनी राज्य बनना चाहिए। अब फॉर्मल रिकग्निशन उसमें वहाँ पर यूएन की तरफ से मिल सकता है। इससे देखिए क्या है कि लोग कहेंगे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इससे फ़ायदा होगा, वो अपने को, ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसको भी तो फ़ायदा होगा ना, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ग्राउंड पे तो है नहीं, ग्राउंड पे तो रेजिस्टेंस है, और पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास कुछ नहीं रहेगा, और राष्ट्र रिकग्नाइज करने के लिए ज़मीन चाहिए, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बस में नहीं है। वो रमल्ला में जो उसका ऑफिस है, उसी के आसपास उसकी हुकूमत चलती है। अब तो ख़त्म हो गया सब, अब तो IDF घुस गई है वहाँ, इजरायली घुस गए, और उसको वेस्ट बैंक को इजराइल एनेक्स करने जा रहा है। अभी देखिए बहुत कुछ होगा। रेजिस्टेंस के हाथों में सारे पत्ते हैं, अब ये समझ लीजिए। उसके बाद जो रशिया में जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध चल रहा है, उसमें कई रीजन्स आज फिर रशियन फोर्सेस ने लिबरेट किए। कीव की तरफ रशियन फोर्सेस का बढ़ना जारी है, और यूक्रेन में करीब 1370 ट्रूप्स यूक्रेन की पिछले 48 घंटे में मारे गए। उसके बाद प्यूटिन ने मॉस्को में कुछ नया स्पेस प्रोग्राम भी उसने अनाउंस किया है, और उस स्पेस प्रोग्राम में ईरान की भी भूमिका है। अब ये देखिए, एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस पर रिसर्च मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है, और उसमें हमारे सहयोगी हैं कुछ, तो वो देखिए, रिसर्च भी तैयार हो जाएगी, वीडियो भी तैयार हो जाएगा जल्दी, और मैं मंडे को उसको रिलीज़ कर दूँगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद।